हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग अंजलि, कैसे हैं आप लोग। चलिए आ जाइए, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, चलिए जय श्री कृष्णा करिश्मा। तो सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। बचपन के दिन याद आ रहे होंगे आप सबको, तो बचपन में जाते थे स्कूल में लड्डू खाते थे, राइट। चल, आई एम फाइन करिश्मा एंड यू। बढ़िया, ओके, वेरी गुड अंजलि। गुड मॉर्निंग सोनिया। जय हिंद। हाँ जय हिंद। यस। कोई क्लास ऑफलाइन तो है नहीं, अगर ऑफलाइन होती तो मैं लड्डू खिलाता आप सबको, राइट। ओके, वेरी गुड। जय हिंद। चलिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे क्योंकि कई लोग गए होंगे शायद ध्वजारोहण करने के लिए, है ना, फ्लैग मार्च में गए होंगे तो वो भी आएंगे, टाइम थोड़ा लगेगा, है ना। चलिए, इसीलिए मैंने 30 मिनट आज क्लास लेट रखी थी क्योंकि आप लोग शायद सुबह बिजी होंगे, क्योंकि आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा भी दिन है ना। ये सब तो आपको पता होगा क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं ना, और कई चीजें हम लोगों ने देखी भी हैं। तो कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, राइट। चलिए, तो रिवीजन चल रहा है आप सबका कि नहीं। सर की कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। कोमल, की कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आइडियोलॉजी कुछ रह गई है, जैसे पोस्ट मॉडर्न थिंकर के बारे में हम लोग पढ़ना रह गया है, पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड मल्टीकल्चरिज्म एंड फेमिनिज्म, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जोश आ जाता है। यस करिश्मा, जोश आता है हम सबको और एक अंदर से एक मोटिवेशन आती है ना, और देशभक्ति के लिए भी हमारा एकदम हृदय गदगद होता है ना, राइट। चलिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौटिल्य। कौटिल्य का मंडला सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। कौटिल्य की जितनी भी थ्योरी है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, लगाए होंगे, तो आप सबको पता होना चाहिए, राइट। और मैंने जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनको पता भी है कि इस बार भी कौटिल्य से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आ जाता है, कभी मंडला सिद्धांत के बारे में आ जाता है, मंडला सिद्धांत में कितने नंबर ऑफ किंग्स उसके बारे में पूछा जाता है, नंबर ऑफ किंग्स एनेमीज इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें रही हैं कौटिल्य के बारे में, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं मिला करिश्मा, कल वाली भी क्लास का आपको पीडीएफ नहीं मिला, आज वाली भी क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, और आने वाली कल का भी पीडीएफ नहीं मिला, ठीक है। तो आज 1 2 3 कम से कम 5 क्लास का एक साथ मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कौटिल्य क्या है, किस वजह से हम इन लोगों को जानते हैं, इनकी क्या अर्थनीति, राजनीति, कूटनीति क्या है, इसके बारे में आप सबको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, कौटिल्य को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। कौटिल्य का नाम बताइए, किस नाम से और जाना जाता है इनको। ओके, थैंक यू करिश्मा। यस, वेरी गुड कोमल। और क्या नाम है। ओके, वेरी गुड अंजलि। यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड सोनिया। यस, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग कौटिल्य के बारे में थोड़ा जन्म देखेंगे, इनके नाम अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये किसके राज्य मंत्री रहे, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है कौटिल्य, और किन थिंकरों से इनका कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले याद रखिएगा 324 बीसी में इनका जन्म हुआ। इनको किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य और विष्णु, इन दो नामों से इनको जाना जाता है। अगर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि किस थिंकर की ये पुस्तक है, अर्थनीति किस थिंकर की पुस्तक है, दे दिया जाए कि चाणक्य और कौटिल्य ना हो, तो आपको चाणक्य पे टिक करना है। ओके, यहाँ किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये दो नाम आपको याद रखना है। ओके, यस, मंडला सिद्धांत, सामदंड भेद, ये सब पढ़ेंगे। ओके कोमल, चलिए 317 ईसा पूर्व से 293 ईसा पूर्व 293 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के राजमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ये राजमंत्री भी रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, तो ये चीज डेट ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है किस राजा के राजमंत्री रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये राजमंत्री रहे हैं। ओके, यस यस, चंद्रगुप्त को राजा बनाया, वेरी गुड। उन्हें एक संत, एक क्रूर प्रशासक, किंग मेकर भी कहा जाता है, समर्पित राष्ट्रवादी भी कहा जाता है ना। तो इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, मतलब प्रसिद्ध जो है, जैसे एक संत है, एक क्रूर प्रशासक है, किंग मेकर है, समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा। कई लोगों ने उनकी तुलना प्लेटो एवं मैकियावेली से की है। जिन भी स्टूडेंटों ने प्लेटो एवं मैकियावेली की क्लासेस पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। ओके, तब आपको कौटिल्य और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैकियावेली जब बात करते हैं राजा के बारे में, तो लायन एंड फॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सेम मैकियावेली भी वही बात कहते हैं कि राजा जो होना चाहिए चतुर और बलवान होना चाहिए, उसे साम दाम दंड भेद चारों चीजें अपनानी चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रशासक होगा, शासक होगा। राइट, राधे राधे गुड्डू। ओके, यहाँ तक क्लियर? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एवं राजनीति के महान पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, और दुनिया के सबसे महान राजनयिकों, अर्थात एक ऐसे और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉलिटिकल लीडर भी, मतलब एक राजनायक, डिप्लोमेट्स रहे हैं। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थिंकर। इनकी पुस्तक दो है, वो भी याद रखिएगा, एक अर्थशास्त्र और एक चाणक्य नीति। ये दो पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या दिया है वो चीज जान लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्लास में क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि भाई एनडीए बहुत चालाक भी है ना। तो वो पूछ लेगी कि भाई किताब का अच्छा आपको नाम याद है, अच्छी बात है, लेकिन अब किताब के बारे में आप बता दीजिएगा, है ना। तो आप किताब के बारे में याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में क्या बताया, कौटिल्य के विचार, उनके सामरिक कार्य अर्थशास्त्र में निहित है। ठीक है, जो उन्होंने अपने कार्य किए हैं, है ना, तो जितने भी स्मारकीय कार्य किए हैं वो सब आप इनकी किस्में है, अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखित है। उसके बारे में अर्थशास्त्र का शब्द क्या है वो भी आप जान लीजिएगा। धन, राजनीति, पृथ्वी का विज्ञान, इन सब के विज्ञान का शास्त्र है अर्थशास्त्र। ओके, क्लियर है यहाँ तक? प्लेटो के अनुसार 50 साल के जाने के बाद कोई व्यक्ति आ जाए। यस यस करिश्मा, ठीक है। तो द वर्ल्ड अर्थशास्त्र मीन्स द साइंस ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक अर्थ, इन सब के बारे में कहा गया है। यह राज्य कौशल पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई पुस्तक है। ये किस ईसा पूर्व में लिखी गई पुस्तक है? असेशन रीजन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 4th सेंचुरी में से लिखा गया है, 4th BC। ओके, याद रखिएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर आपको? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चल, इन्होंने इस टेक्स्ट को, जो अर्थशास्त्र लिखा है, उसको 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 15 अध्यायों में विभाजित किया है, जिन्हें पुस्तकों के अन्य नामों से जाना जाता है। और वो पुस्तक कैसी हैं, तो इन्हें नाम से जाना जाता है पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, वॉर, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछ लिया जाए कि कौटिल्य अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, बिल्कुल है।
कूटनीति से हाँ है, वॉर से उससे भी है, सोसाइटी से भी है, इकोनॉमी से भी है, पॉलिटी से भी है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। अर्थशास्त्र बुक राजनीति पर लिखी गई है। यस सोनी, वेरी गुड। अब कौटिल्य के कुछ राज्य का आधार हम लोग देख लेते हैं। वो कहते हैं राज्य का आधार लैंप ऑफ ऑल साइंस, सभी विज्ञानों का दीप है अर्थशास्त्र ना, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के बारे में बात करते हैं। और तरई क्या है, 3 वेद हैं जो संस्कृति संदर्भ में है, और वार्ता अर्थनीति है, दंड राज एवं राजनीति विज्ञान है। तो ये सारी चीजें, इनके अर्थ आपको समझने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ अनविकासी दर्शन शास्त्र क्या है, तो कभी पूछ लेते हैं, कभी सभी विज्ञानों का द्वीप इसका अर्थ है। और तरई 3 वेद है जिसमें सांस्कृतिक संदर्भ दिया गया है इन तीनों वेदों का, उनके बारे में बात करते हैं। वार्ता अर्थनीति आर्थिक नीति, दंड में क्या है, सरकार एवं राजनीतिक विज्ञान आता है। ओके, इन बुक की ईयर भी आई है नहीं। करिश्मा एक चीज याद रखिएगा, जिन बुक का आपको ईयर मिला है उनका ही ईयर याद करें, बाकी किसी भी बुक का ईयर ना करें यार। ओके, और मैं जिन बुक के लिए बोलता हूँ कि आपके लिए HW है, इनका ईयर ढूंढना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उनका ईयर आपको ढूंढना है। ओके, अगर नहीं मिलता है तो अगले दिन आप कमेंट बॉक्स में, या जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है पर्सनल, तो उस पर आप लोग भेज सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपके लिए चैट ऑन हो तो उसमें भी भेज सकते हैं। ओके, चल यस, इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। जो भी इम्पोर्टेंट है उनका हम आपको डेट देंगे, बकाया किसी का डेट नहीं देंगे। ओके, अब देख लेते हैं कौटिल्य ऑन स्टेट, कौटिल्य के राज्य पर क्या विचार हैं। तो कौटिल्य राज्य की दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। जैसा कि अब हम लोगों को यहाँ से क्या होगा, कुछ कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था धर्मशास्त्र में क्या हुआ था, मनु जो राजा था वो दैवीय अधिकार उसको मतलब प्राप्त किए गए थे, वो दैवीय उत्पत्ति नहीं थी। यहाँ क्या गया, कहा गया है कि राजा भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं मानते, कि राजा किसी प्रकार का देवी या भगवान के द्वारा बनाया गया नहीं है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। हाँ करिश्मा नहीं मिलता, ठीक है। गूगल पे डालने वाले कौन है, हम ही लोग, गूगल स्वयं तो जनरेट करता नहीं है ना। तो कौटिल्य को मानिए कि कौटिल्य ने राजा का क्या माना कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, अर्थात राजा डिवाइन ओरिजिन ऑफ द मोनार्क, कि राजा एक दैवीय सिद्धांत या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। ओके, ये राजा भगवान द्वारा नहीं बनाया गया है। ओके, आई होप आपको ये पता होगा, क्योंकि मैंने जो बेसिक क्लास की थी उसमें दैवीय उत्पत्ति से राज्य का उत्पादन, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक तरीके से, है ना। वो चीजें हम लोग यहाँ न्यू नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय इतना हम लोगों के पास नहीं रहता, है ना, सिलेबस ही तो कंप्लीट हो नहीं पाता। तो अगला पॉइंट है, उनके अनुसार राजतंत्र एक मानवीय संस्था है, इंसान द्वारा संचालित है। मतलब हम लोगों स्वयं व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है राजतंत्र को, या मान लीजिएगा राज्य को या राजा को, हम लोगों व्यक्तियों ही द्वारा बनाया गया है। ओके, ये चीज क्लियर रखिएगा याद। अगला पॉइंट है, राजा समस्त समाज का धर्म रक्षक है। राजा क्या करेगा, समाज के धर्म का रक्षण करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। वह क्या करेगा, राजा को लोगों का सेवक बताता है कौटिल्य, जो लोगों को प्रदान की गई सेवाओं के करों के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। अब क्या है कि जो राजा है, ठीक है, किंग, किंग के पास इनकम सोर्स क्या होंगे, इनकम सोर्स उसके पास ये होंगे कि भाई वो जिन लोगों की मदद कर रहा है ना, समाज में लोग रह रहे हैं, कोई अपना व्यापार चला रहा है, उनको सुरक्षा दे रहा है कि बाहर से कोई आक्रमण ना करे, अंदर आप एकदम शांतिपूर्वक अपना व्यापार चला सकें, राइट। तो उनको वो पैसा कहाँ से मिलेगा, राजा को कहीं ना कहीं वो टैक्स दिया जाएगा, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, कर के रूप में भुगतान राजा को प्राप्त होता है। तभी कोई शासन चलता है, कोई गवर्नमेंट जब ही चलती है जब टैक्स मिलता है, उसे समझना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, किसी भी स्टूडेंट का डाउट हो तो बताइएगा। तो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राजा व्यक्तियों की रक्षा करेगा, धर्म रक्षक है, और
सेवाएं प्रदान करने के रूप में अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए वो टैक्स लेगा। ओके, क्या लेगा? टैक्स। क्लियर? चलिए, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब राजा के अनुसार राज्य को दो चीजों में सक्षम बनाता है। कैसे बनाता है? प्रैक्टिस ऑफ धर्मा एंड भोग और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, निजी संपत्ति के अधिकार का भोग। ये सारी चीजें एक राज्य को दो चीजों में सक्षम, दो चीजें कौन कौन सी है वो सक्षम बनाती हैं एक राज्य को। एक धर्म का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ धर्मा एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का अधिकार। ओके, तो वह कर्तव्यों की सूची बनाता है और राजा को बताता है कि राजा को क्या करना चाहिए। राइट, कोई भी एक ड्यूटी होती है, जैसे हम लोगों के हमारे संविधान में दिया गया है कि एक आम नागरिक की क्या ड्यूटी होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, उसी प्रकार कौटिल्य के अनुसार एक राजा की क्या ड्यूटी होंगी उसके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि रक्षण अर्थात संरक्षण एंड पर्यावरण अर्थात पालन, है ना, पालना एंड रक्षणा, ये दो है संस्कृत में, मान लीजिएगा इनको, ठीक है, संस्कृत है और इंग्लिश ये प्रोडक्शन एंड नेचर, हिंदी रक्षणा एवं पालन। तो कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि राजा का क्या काम है? जनता का संरक्षण करना और पालन करना, ये राजा की ड्यूटी है। और वो कैसे करना है? साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के, जनता को दुख नहीं होना है। ठीक है, ओके। अब राजा को शक्ति तीन स्रोतों से प्राप्त होगी। कहाँ कहाँ से होगी ये भी चीज आपको जाननी है, तो ये भी चीज समझ लीजिएगा। नंबर एक, प्रभु शक्ति, सेना एवं कोष की शक्ति से। जब उसके कोष में पैसा अधिक होगा तभी तो उसके पास पावर होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी पैसा होता है तभी आपके पास पावर होती, पावर होती तो क्या करते हैं आप? पिज्जा या बर्गर खा लेते हैं, राइट। तो ऐसा ही राजा के पास है, क्या है कि भैया उसके कोष में धन होगा तो उसके पास प्रभु शक्ति शक्ति होगी। जब शक्ति होगी तो वो किसी अन्य राज्य पर क्या करेगा? आक्रमण भी कर सकता है, सेना को भी ला सकता है। तो उसके जो शक्ति प्राप्त होती है उसे सेना से, मतलब अधिक से अधिक सेना हो, कोष से अधिक उसके कोष में पैसा हो। ओके, अगला है मंता शक्ति। इसका मतलब वो एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की सलाह से, जो मंत्री उसको सलाह देंगे। सेम टू यू पूजा सिंह। चले, तो ये चीज समझना है कि मंत्रियों की सलाह से, जब मंत्री, देखिए एक दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आपकी फैमिली में अगर मान लीजिएगा आपका मकान बनना है, ठीक है, राइट, और आपके पिताजी अकेले डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने में सक्षम तो होंगे लेकिन सही से नहीं ले पाएंगे। डिसीजन लेंगे लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं होगा। तो कभी आपसे भी पूछेंगे कि क्या और होना चाहिए, राइट, तो वो कभी ना कभी एक ग्रुप बन जाता है जिसमें सलाह सही ली जाती है ना। तो इसीलिए मंत्री जो मिनिस्टर्स होंगे वो राजा को सलाह देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे मोदी जी है, मोदी जी अपने कार्यभार को संभालने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं जिसमें वो अपने अनुसार मंत्रियों को चुनते हैं। वो इसीलिए चुना जाता है क्योंकि एक जो राजा है तो वो अपने मंत्री को इसलिए चुनेगा क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास है और वो उसके जो वो सोच रहा है सेम उसी रूप में वो भी चलेंगे, वो भी उसी रूप में सोचेंगे, राइट। तो ये होता है मंत्री शक्ति, मिनिस्टर्स पावर, ये राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है उत्साह शक्ति अर्थात करिश्मा, कहीं से करिश्मा हो जाए तभी, जैसे युद्ध हो रहा हो, बारिश हो जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। क्लियर है यहाँ तक कि राजा को तीन स्रोतों से शक्ति कैसे प्राप्त होती है, राजा के प्रमुख कार्य क्या है, और राजा को राज्य को सक्षम कैसे बनाया जा सकता है, वो दो चीजें क्या है? एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का उपभोग और एक धर्म का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ धर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सप्तांग थ्योरी, सेवन एलिमेंट ऑफ स्टेट। सप्तांग थ्योरी क्या है या सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो उसे भी जान लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तांग थ्योरी पूछी जाती है कि किसने दी, तो याद रखिएगा एकदम क्लियर कट कि कौटिल्य ने दी।
ओके, तो कौटिल्य ने राज्य के आवश्यक 7 तत्वों के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें से 7 एलिमेंट्स क्या क्या है वो हम लोग जान लेंगे। जैसे कि स्वामी, मंत्री आमत, कोष, मोह, इसमें धन जमा होता है ना, दंड, दुर्ग, जनपद, मित्र, ये सब इन्होंने 7 एलिमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ 7 प्रतीक। ओके, तो इसके बारे में इन्होंने बताया ये क्या चीज है, इसको हम लोग समझ लेंगे। इन 7 एलिमेंट्सों को संप्रभु के 7 एलिमेंट्स कहा जाता है, तो या इन रूप में भी जाना जाता है। एक चीज याद रखिएगा, वो बताते हैं इन 7 एलिमेंट्स की तुलना हमारे बॉडी से करते हैं, शरीर से करते हैं, तो कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, उन्होंने स्वामी को आमत कहा है, राज्य के अन्य 6 तत्वों को शरीर के भांति कहा है, तो ये भी चीज जान लीजिए। मैंने कहा कि शरीर की भांति बताते हैं, स्वामी जो होगा वो आत्मा होगी। जब कभी भी हमारी आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, एकदम मर जाता है, राइट। अब इसी प्रकार वो कहते हैं अगर राज में से जो आत्मा रूपी स्वामी है वो खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, तो एकदम राज्य का अस्तित्व जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। ओके, क्लियर। और अन्य 6 तत्वों को शरीर के अन्य 6 अंगों की भांति बताया है, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वामी को किससे तुलना की गई, आत्मा से, मंत्री, आमत, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद, मित्र, इन सब का किससे तुलना की गई, शरीर के किस अंग से तुलना की गई है, तो उसके बारे में भी ये बताते हैं। तो देख लीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। उनके अनुसार स्वामी के साथ शरीर, राजनीति का विकास और पतन होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। जैसे आमत्य मंत्री होता है, जनपद जनता होती है, दुर्ग अर्थात किला एवं राजधानी होती है, कोष खजाना होता है, इसे मुख्य भी कहा जाता है, बल सेना होती है, मित्र सखा या मित्र होता है, स्वामी शासक होता है। तो इनके बारे में इन्होंने बताया है, 7 एलिमेंट्स जो होंगे एक राज्य में। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अब देख ले हम स्वामी के बारे में, स्वामी कौन है, कैसा है। तो राजा को अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानना चाहिए। अरे वाह, तो अरि मतलब शत्रु। ओके, वो अरि मित्रा वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो मंडला सिद्धांत में है, ना कि सप्तांग थ्योरी में है। ओके विश्वजीत, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत रखिएगा, है ना। वो मंडला सिद्धांत में है, ये सप्तांग थ्योरी है। मंडला सिद्धांत में आगे पीछे रहते हैं, राजा अरि, अरि राजा। ओके, चल। राजा अपनी प्रजा को संतान के रूप में मानेगा और उसकी सुरक्षा करेगा, उसका संरक्षण करेगा, उसका पोषण पालन करेगा, ये सारी चीजें राजा का काम है। अगला पॉइंट है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, अर्थात प्रजा सुखम सुखी राज्य। तो इन्होंने, कौटिल्य ने कहा है कि अगर प्रजा सुख है तभी एक राज्य सुख है, ये नहीं कि राज्य सुख है प्रजा सुख हो या ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रजा सुखम सुखी राज्य। ओके, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। कौटिल्य के अनुसार उसे विद्वान और वीर होना चाहिए, जो भी राजा हो उसे विद्वान एवं वीर होना चाहिए। वीर युद्ध लड़ने के लिए, विद्वान एक सोचने के लिए, अपने पैतरे आजमाने के लिए कब क्या करना है। ओके, क्लियर। कौटिल्य के अनुसार उसे विद्वान और वीर होना चाहिए, एक कुलीन परिवार में पैदा होना चाहिए, जिसका और जो मूल मिट्टी का निवासी हो। जैसे मान लीजिएगा, मूल निवासी तो आप जानते हैं, इसे मुझे कोई समझाने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो इस पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि मंडला सिद्धांत आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझना आवश्यक है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाएंगी, राजा के द्वारा। वह सरकार का पर्यवेक्षण करता है ना, सरकार का जो भी होगा सुपरवाइज कर सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब पावर्स क्या है उसके पास, वो भी हम लोग देख लेते हैं, शक्तियां क्या है। ओके, जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल,
जनता का कल्याण करना, प्रजाजनों का कल्याण करना। टू टीच वंस ड्यूटी, प्रजाजनों को उनके कर्तव्यों के बारे में सीख देना या बताना कि आपके कर्तव्य ये हैं। अगला संयम व प्रजाजनों को प्रसन्न करना, रिस्ट्रेंस एंड प्लीजिंग द सब्जेक्ट, है ना, जनता को सुख रखना, प्रसन्न रखना, ये सारी चीजें हैं। विधायी, न्यायपालिका, प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य, मतलब विधायिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीजों से संबंधित अन्य कर्तव्य सारे सब राजा के ही हैं। ओके। विश्वजीत, कल या परसों की क्लास में शायद आप नहीं थे। कुलीन तंत्र वो होता है जिसको, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, उनको हम कुलीन कहते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर्स देख लेते हैं। मंत्री का क्या है? मंत्रियों के वेतन का समर्थन एवं योग्यता का वर्णन भी किया गया है। वरिष्ठ मंत्रियों को आत्म कहा गया है। आत्म मतलब आत्मा, है ना, शरीर। वे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों एवं स्वामी की सहायता करने के लिए होंगे। मंत्रियों का काम क्या होगा? जो दिन प्रतिदिन की जो भी कार्य एवं गतिविधियां हैं उनको समझेंगे और उनको, राजा को, स्वामी को समय समय पर सलाह देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अन्य राज्य पर या अन्य राज्य पर हमें आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिएगा एक सिंपल तौर पे आज के टाइम में मोदी जी की जो भी मिनिस्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं? मोदी जी को सलाह देते हैं। कोई मिनिस्टर नीति पर देता है, कोई मिनिस्टर एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के बारे में देता है ना, कोई हो सकता है बच्चों के लिए पॉलिसी के लिए देता है, कोई महिलाओं डिपार्टमेंट से संबंधित देता है, कोई किसानों से संबंधित देता है। तो हर एक मंत्री का अलग अलग कार्य होता है। सेम कौटिल्य ने भी कहा है कि इसी प्रकार से ये भी करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आज हम लोग समकालीन समय में, कंटेम्प्रेरी में, प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कौटिल्य को हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि कौटिल्य ने कब कहा था? 324 बीसी में कहा था ये सारी चीजें, और आज हम लोग कौटिल्य के नियमों पर चल भी रहे हैं। ओके, यस सोनिया, मंत्री को आई आंख माना है। ओके, वो चारों तरफ देखेगा। तो कौटिल्य के अनुसार आत्मा को ब्राह्मण होना चाहिए, उसके पास वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण हो वो और वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, वेदों का ज्ञानी हो, क्योंकि उसी से राजनीति एवं शासन चलता है। ओके, मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी आप जानते हैं, है ना, राजा के प्रति वफादार होना चाहिए, एकदम फेथफुल होना चाहिए। राजा को महत्वपूर्ण मामलों पर आमित्यों से परामर्श लेना चाहिए। कर एकत्रित करने के लिए राज्य की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये सारी चीजें मंत्रियों का काम है। राजा को परामर्श देना, टैक्सेशन व्यवस्था को सही से लागू करना एवं टैक्स एकत्रित कलेक्ट करना, है ना, एवं राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना कि राज्य सुरक्षित है या नहीं है। ओके, इन सब के साथ सत्यनिष्ठा पर नजर होनी चाहिए, समय समय पर उनके प्रति आमत होना चाहिए, है ना, समय समय पर उनका पर्यवेक्षण सर्वेक्षण होना चाहिए। कौटिल्य का सुझाव राजा के लिए ये होता है कि 3 आमत रखने चाहिए। 3 आमत क्यों रखने चाहिए? क्योंकि कभी भी 2 व्यक्ति होते हैं तो वो आपके प्रति एक षड्यंत्र रच सकते हैं, राइट? कभी भी कोई भी हो, तो हमें 3 व्यक्ति रखने चाहिए, राजा कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा राजा ने अपने 2 मंत्री रखे, तो ये दोनों राजा के प्रति क्या रखेंगे? एक षड्यंत्र रच सकते हैं, है ना, कि भाई राजा को खत्म कर दें, हम लोग शासन करने लगेंगे। अब वो कहते हैं कि तीसरा इसलिए रखना चाहिए, वो इसके बारे में भी बताएगा, इसके बारे में भी बताएगा, और ये इनके बारे में भी बताएंगे। अर्थात तीनों में एक दूसरे में संबंध कैसा होगा कि तीनों एक दूसरे को दुश्मन या मान लीजिएगा छल कपट के रूप में भी देख रहे होंगे और एक दोस्त के भी रूप में देख रहे होंगे। ओके, जिससे कि क्या होगा? राजा सुरक्षित होगा और राजा समय समय पर तीनों के बारे में क्या कर रहा होगा? सर्वेक्षण। और इन लोगों को पता नहीं होगा कि कब कब हमारा सर्वेक्षण हो रहा है, राइट? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की बात बता देते हैं। एक के पीछे एक लगा देना। क्लियर? जैसे मान लीजिएगा आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो और आपकी क्लास में एक और दोस्त है आपका,
ये पुराना दोस्त है और ये नया है, और एक और नया आ जाता है, और तीनों से आपको दोस्ती भी रखनी है और तीनों से अपने आप को बचाना भी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका एकदम पक्का वाला दोस्त होगा ना, परम मित्र, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे कि इनसे थोड़ा बच के रहना, या फिर इनको इनकी चाल समझते रहना कहेंगे आप। ठीक है, आप इनसे भी दोस्ती रखेंगे, इनसे भी कहेंगे ये चीज, और इनसे भी कहेंगे। तो तीनों में क्या रहेगा, दोस्ती रहेगी, लेकिन तीनों एक दूसरे को संदेह की आंख से देख रहे होंगे। ओके, देख रहे होंगे। तो कभी कभी लोग आपके कैंपस में रहे होंगे, स्कूल ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल रहे होंगे, तो उसमें ये चीज अधिकतर देखी गई होगी, है ना। फिलहाल आपने भी किया हो या ना किया हो। ओके विश्वजीत, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग क्या है, फोर्ट क्या है, अर्थात किला। किले के बारे में क्या कहते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पुराने राजाओं के जो किले होते थे वो या फिर ऊंचे पहाड़ पर होते थे, या फिर नदी के किनारे होते थे, है ना, या फिर जंगल में जो सबसे ऊंची चोटी होती थी उस पर होते थे। और एक किला जो होता था वो मरुस्थल में होता था, और एक जंगल में होता था, है ना। तो चार प्रकार के किलों के बारे में बात करते हैं। एक पानी से घिरा हुआ, और एक पर्वत पर, और एक मरुस्थल में, और एक वन में। अब ये चार किले क्यों होने चाहिए, मान लीजिएगा कभी भी कोई सेना पर्वत वाले किले पर आप पर आक्रमण कर दे, आप अपने आप को ना बचा पाए, तो आप कहीं ना कहीं अपने गुप्त जो द्वार होंगे किले के, उनसे आप पानी, औदिक दुर्ग होगा जो पानी से घिरा हुआ, उसमें चले जाइएगा। तो वहां कहीं ना कहीं बचने की आपकी संभावना होगी, और जो भी सेना आप पर आक्रमण कर रही होगी उसको आक्रमण करने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे कि उस समय में आप अपने आप को हो सकता है तैयार कर लें। ओके, याद रखिए। तो चार टाइप के उन्होंने किले बताए हैं, ये आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनेगा कि औदिक दुर्ग क्या होता है, किससे संबंधित है, तो ये पानी से घिरा हुआ होता है। पार्वत दुर्ग क्या है, ये पर्वत से घिरा है। धनवन दुर्ग क्या है, मरुस्थल से घिरा हुआ है। और ये वन अर्थात जंगल, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। ओके, चार प्रकार के आपको फूड के बारे में याद रखना है। यस यस बेसिकली, वेरी गुड। चलिए, दुर्ग राज्य की आक्रामक और साथ ही रक्षात्मक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग अर्थात भुजाएं बोला जाता है इन्हें, कि जैसे हमारी भुजाओं चारों तरफ फैली रहती हैं, वैसे ही हमारे किले भी चारों दिशाओं में होने चाहिए। ओके, ये हमारा क्या करती हैं, एक डिफेंसिव पावर होती है, रक्षात्मक। ओके, याद रखिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन में चेंज करके क्या पूछ सकते हैं, एक होता है डिफेंसिव रक्षात्मक, एक होता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मीन्स होता है आक्रामक। ओके, तो इनका क्या है, आक्रामक नहीं है, इनका रक्षात्मक है, डिफेंसिव। वह किलों को राज्य का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, उन्हें साम्राज्य की रक्षा करने के लिए बहुत महत्व भी दिया जाता है। जैसे कभी भी, जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई पत्थर किसी ने फेंका हो, तो आप सबसे पहले हाथ से बचाते हैं अपने आप। तो कहीं ना कहीं वो दुर्ग है ना। ओके, कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पास रणनीतिक स्थानों में पर्याप्त संख्या में किले होने चाहिए। तो वो किलों के बारे में सपोर्ट करते हैं कि किले ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जो भी आपका एरिया है। क्यों होने चाहिए, क्योंकि उससे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। क्योंकि ये भी बात करते हैं कि हमें रेगुलर अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए। ओके, अब अगला आता है जनपद अर्थात पॉपुलेशन, टेरिटरी। टेरिटरी के बारे में क्या कहते हैं, जनपद प्रशासन की एक छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, संग्रहण, खबरटिका, दोणमुख, स्थानीय एवं निगम। सबसे छोटा संग्रहण है, उससे बड़ा है खबरटिका, तीसरा है दोणमुख, और चौथा है स्थानीय क्या, निगम। ओके, ये चार के बारे में इन्होंने बताया। तो कौटिल्य के अनुसार राजा को जनपद की देखभाल करना या करनी चाहिए, क्योंकि राजस्व और अन्य वस्तुओं का स्रोत है। अब एक चीज यहाँ जान लीजिएगा, जो जनपद है उसकी राजा को देखभाल क्यों करनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि वहीं से क्या करना चाहिए, वहीं से टैक्स आता है, राजस्व आता है, और वहीं से सब कुछ होगा, है ना। क्योंकि राजा को समय समय पे क्या चाहिए, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा राज्य, है ना। तो राज्य चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता है। इसीलिए जब राजा इन लोगों की सुरक्षा करेगा, जनपद की या जनपदा की, तब उसको टैक्स मिलेगा और टैक्स से अपना राज्य चलाएगा। ओके। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो संचालक है उसे क्या कहा जाता है, ग्रामिक कहा जाता है। और जो सीमा विवाद समाधान में है उसे पंचग्रामिक कहा जाता है। ये दोनों शब्द याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोष अर्थात ट्रेजरी क्या होता है, तो कोष ट्रेजरी इसे मुख्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा आपको जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, सेम। तो इन्होंने कोष को मुख से तुलना की है। जैसे भूख लगने पर हमको मुख में हमें खाना चाहिए, जितना खाना दें उतना अंदर गया, ऐसा ही कोष होता है जिसमें जितना ज्यादा धन दें उतना कम होता है। इसीलिए वो कहते हैं कोष को हम कंपेयर या तुलना किससे करेंगे, मुख से करेंगे। कोष में जितना ज्यादा फंड होगा उतने हम शक्तिशाली होंगे। ठीक है, जैसे कि जितना ज्यादा हम खाना खाते हैं उतनी ज्यादा हमारे अंदर पावर आती जाती है, लेकिन ये नहीं कि खाते रहना चाहिए, है ना। उसको, उस पावर को कहीं ना कहीं हमको देना पड़ेगा, है ना। उस पावर जितनी भी हमने जनरेट की है उसको कंज्यूम तो भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार वो कहते हैं कि कोष भी है वो फंड के अनुसार चलेगा, जितना ज्यादा उसमें फंड होगा, और जितना ज्यादा फंड होगा उतनी ज्यादा हमारे पास शक्ति होगी, है ना। तो सेना का निर्माण भी करता है ये कोष। कोष को पर्याप्त होना चाहिए, राजा कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान रखेगा, है ना। और जितना ज्यादा कोष होगा आपके पास, हो सकता है इससे हम दूसरे राज्य पर आक्रमण भी कर सके, अपनी सेना को भी मजबूत कर सके, सेना को भी अच्छा खिला सके, जिससे कि वो मजबूत रहे और काम समय पर करे। किसी आपात या प्राकृतिक अवस्था से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कोष। मान लीजिएगा आप जनपदा से कोष इकट्ठा करते हैं, टैक्स लेते हैं, जो आपकी टैक्सेशन प्रणाली है, सिस्टम है, उससे आपने टैक्स लिया। तो मान लीजिएगा कभी बरसात हुई, बाढ़ आई, तूफान आया, लोगों के घर मिट गए, लोगों का जो व्यापार था वो चौपट हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या करती है गवर्नमेंट, आपको कुछ राहत मुद्रा दे देती है, जिससे कि आप फिर से उभर सकें। सेम उसी के लिए टैक्स लिया जाता है ना। वो एक इक्वालिटी देखी जाती है। हो सकता है कभी आप पर आपदा आए तो आपकी मदद कौन करेगा, है ना, तो गवर्नमेंट करती है। इसी प्रकार यहाँ राजा ये काम करेगा। ओके, कभी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। ओके, जैसे एनडीआरएफ सुना होगा आपने नाम, जो आपदा से निपटने के लिए काम करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिजर्व फोर्स होता है ना। तो उसके बारे में है ये। अगला आता है मित्र, अर्थात मित्र सेम इज इक्वल टू, एक एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ मित्र इज इक्वल टू इत्र। इत्र अर्थात परफ्यूम। आप अपने मित्र को ऐसे बनाइएगा, कभी भी रियल लाइफ में आप अपने मित्र को ऐसे बनाइएगा कि भाई उसकी चर्चा होती है, वो एक खुशबू, जैसे इत्र होता है, परफ्यूम होता है, महकता है, वैसा होना चाहिए कि कभी भी धोखा ना दे, है ना। लेकिन आज के टाइम मिलता ही नहीं है ना। चलिए, तो कौटिल्य के अनुसार मित्र का सांकेतिक महत्व है राजा की शक्ति का प्रतीक। जितने ज्यादा मित्र होंगे उतनी ज्यादा शक्ति होगी राजा के पास, है ना। जैसे मान लीजिएगा मोदी जी है, मोदी जी इंटरनेशनल रिलेशन में जितने ज्यादा मित्र बनाएंगे तो मोदी जी उतने पावरफुल होते जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं इंडिया को सब लोग देखते हैं कि बहुत पावरफुल है, इसके सारे देशों से, अधिकतर देशों से एक मित्रता पूर्वक अच्छे व्यवहार है। कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी खराब हो, इसराइल है, सबसे खराब माना जाता था, आज भी मित्र है हमारा, है ना।
आज हम लोगों ने उससे टाई अप किया है एग्रीकल्चर में, उससे हम लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं, है ना। हमारे यूपी में भी उसके कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ओके, तो अधिक संख्या में मित्र का अर्थ होता है अधिक शक्तिशाली राजा। लेकिन आज के टाइम में क्या आपके अधिक मित्र होंगे, आप अधिक शक्तिशाली होंगे? क्योंकि मित्र आजकल ऐसे नहीं है ना। ठीक है। सहज, जिसकी मित्रता पिता और दादा के समय चलती आ रही, वो मित्रता को दो प्रकार की बताते हैं, एक चीज समझ लीजिएगा। जिसकी सहज मीन्स होता है जो पुरानी मित्रता चली आ रही है, जैसे पिता दादा के समय से चली आ रही है, उसे एक मित्रता, उसे आप क्या कहते हैं, व्यवहारी, राइट। एक हमारे से घर जैसे संबंध है, वो एक मित्र होता है। और एक कृमिका होता है जिसे थोड़े टाइम के लिए बनाया जाता है, धन और जीवन की रक्षा के लिए सहयोग लिया जाता है उसे, एक वो मित्र होता है। ओके, हाँ, अनुवांशिक कह दीजिएगा। ठीक है, तो ये मित्र बारहमेश रहता है। ये मित्र हमारा धन एवं जीवन की रक्षा करने के लिए सहयोगी होता है। ओके, फोर्स अर्थात बल। कौटिल्य के अनुसार 6 टाइप के आर्म्स होते हैं। तो कौन कौन सी सेनाएं होती हैं, बल होते हैं, वो चीजें देख लीजिए। कौटिल्य के अनुसार 6 प्रकार की सेनाएं होती हैं। किराए की सेना, वंशानुगत बल, जो समय से मतलब वंश से चले आ रहे हैं, जिनके पिताजी सेना में थे वो भी सेना में, उनके पुत्र आने वाले भी सेना में हो, ये वंशानुगत चलते हैं। ठीक है। और एक लड़ने वाले निगम, जो प्राइवेट सैनिक होते हैं। एक सहयोगी से संबंधित सेना, जो आपका कर्म का मित्र है। और एक दुश्मन से संबंधित सेना, दुश्मन की दुश्मन हो। एक जंगली जनजाति सैनिक, जैसे हमारे यहाँ गोरखा सैनिक होते हैं, जंगली होते हैं ये लोग, जनजाति होती है, बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, गोरखा जनजाति के सैनिक। ये लोग सिर्फ इस पर अड़ते हैं कि मारेंगे या मरेंगे। फिलहाल मारते हैं ये लोग, और बहुत मजबूत होते हैं ये लोग, है ना। अगला है, कौटिल्य ने क्षत्रियों की एक मजबूत एवं वंशानुगत सेनाओं को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में माना। वो कहते हैं क्षत्रिय जो होते हैं वो मजबूत एवं वंशानुगत है। अगर देखा जाए तो ठाकुर, है ना, गुर्जर, मतलब एक जो क्षत्रिय लोग होते हैं, राजपूत होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेना में अधिकतर होते थे। राजवंश, सेनापति, सेना अधिकतर शामिल होते हैं। तो ये भी कौटिल्य कहते हैं कि क्षत्रियों को मजबूत एवं वंशानुगत सेना के रूप में आवश्यक। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आता है कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। 4 उपाय बताते हैं वो, साम दाम दंड भेद फॉरेन पॉलिसी के। अगर कोई ना माने और हमें मनवाना है तो साम से मनवाइए, फिर दाम से, फिर दंड से, फिर भेद से। साम मीन्स बातचीत चलाकर अगर मान रहा है तो ठीक है, मान लीजिए। अगर नहीं मान रहा है तो दाम दीजिएगा, खत्म कीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा आप ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने गए, है ना, कोई भी काम नहीं हो रहा है, भाई प्रेम से बोले नहीं हो रहा है, पैसा दीजिए नहीं हो रहा है, तो फिर अपनी पावर दिखाइएगा, दंड दीजिएगा, फिर भी नहीं हो रहा है। अंत में क्या कीजिएगा, उसका जो भी भेद हो, उसकी जो भी गुप्त सूचना हो, उसको निकालिएगा और उससे कहिएगा ये आपकी गुप्त सूचना, झट से काम कर देगा, राइट। ऐसे काम हो जाता है। यही उन्होंने 4 उपाय बताए हैं कि किसी भी देश के साथ संबंध या उसको अपने खेमे में लाने के लिए, अपने पक्ष में बोलने के लिए लाया जाए, तो 4 उपाय हैं उसके लिए, साम दाम दंड भेद। प्रेम से बोले, पैसा दें, दंड दें, या फिर भेद उसका इकट्ठा करें और फिर उसकी लंका लगा दें, बस यही है ना। चल, तो कौटिल्य के अनुसार राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की इच्छा है, और राजा को बिजी होना चाहिए, बिजी विशु होना चाहिए। बिजी विशु मीन्स होता है जीत की इच्छा रखने वाला राजा। मतलब जो हरदम जीत की इच्छा रखता हो, वो चारों तरफ जितने भी राज्य हो उन सब पर अपना कब्जा कर ले, कि परमानेंट वो उसे ये लगना चाहिए कि हम जीत सकते हैं। मतलब एक राज्य जो है वो, एक चीज जान लीजिएगा, कौटिल्य का एक सीधा सा सिंपल फंडा था, उनका सीधा सिद्धांत है कि हमें अपने राज्य का विस्तार करना है। हमारे जो बगल में है उसका क्या कीजिए, उस पर भी उसको जीतिए, है ना, उस पर आप आक्रमण करिए और जीतिए उसे। तो वो कहते हैं युद्ध जो है, युद्ध वॉर जो है,
क्षत्रिय धर्म और राजधर्म है। ओके, क्षत्रिय धर्म एंड राजधर्म। ओके, 6 नीति 6 पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अगर 6 पॉलिसी कौन सी है फॉरेन पॉलिसी में? संधि, राज्यों के बीच परस्पर संबंध होना चाहिए। विग्रह, एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना चाहिए। यान, आक्रमण करना। आसन परिस्थितियों में मौन रहना चाहिए। अगर खराब परिस्थिति है तो आप मौन रहिए, और मौन रहने के बाद सॉल्यूशन सामने आ जाएगा। संयंत्र, स्वयं को समर्पण करना। जब आपसे पावरफुल कोई व्यक्ति है या कोई राजा है, तब आप क्या करिएगा, अपने आप को सरेंडर कर लीजिएगा, संयम रख लीजिएगा कि भाई अभी हमें कुछ करना ही नहीं है ना। अगला, द्वैध भाव, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि, है ना, ये चीजें रखनी चाहिए। तो ये उन्होंने 6 नीति बताई है, पॉलिसी बताई है। तो ये चीजें याद रखिए, संधि, विग्रह, यान, आसान, संयंत्र, द्वैध भाव, ये 6 संधियां हैं, नीतियां हैं। ओके, पॉलिसीज हैं। क्लियर है यहाँ तक? फॉरेन पॉलिसी समझ में आई आप सबको? अब हम लोग इनके देख लेते हैं कुछ सामाजिक विचार। तो कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था की बात की है, परंतु मनु की तुलना में उदार है, क्योंकि वर्णों के कार्यों में स्थानांतरण की चर्चा की है और महिलाओं को राज्य का उत्तराधिकारी देने का समर्थन किया। अब आप, कल मैंने मनु स्मृति पढ़ाया था, धर्मशास्त्र पढ़ाया था, है ना। मनु स्मृति या धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में मैंने आपको पढ़ाया था। उन्होंने क्या कहा था कि वर्ण व्यवस्था आवश्यक है, ये बनी रहेगी। जिस जाति का जो काम है वो करेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण वाला काम करेगा, शूद्र शूद्र वाला, वैश्य वैश्य वाला, है ना, सब काम बटे हुए। लेकिन कौटिल्य ने मनु की समान वर्ण व्यवस्था की बात तो की है, लेकिन उनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो उदार है। उदार मीन्स क्या है? व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर वो शूद्र अवस्था में है या शूद्र जाति है उसकी, तो वो कभी ना कभी ब्राह्मण में भी ट्रांसफर कर सकता है। वो ज्ञान प्राप्त करके, वेदों का ज्ञान करके वो अपने आप को ब्राह्मण भी बना सकता है। तो यहाँ एक जाति का कॉन्सेप्ट अलग है और वहां जाति का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ वो जाति है कि भाई आपने जन्म लिया, और यहाँ कार्यों पर डिपेंड है जाति कि आपने अगर अपने लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप ब्राह्मण हो गए। सीधी सी सिंपल सी बात। अगर आज आप ज्ञानी हैं तो एक अच्छे टीचर हैं, फिर कोई आपकी जाति का कंपेयर नहीं करेगा। ओके, याद रखिए, वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की चर्चा। ओके, अगला है महिलाओं को राज्य का उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, मनुस्मृति में क्या था कि महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, बल्कि मनुष्य की एक चेरी या दासी के रूप में प्रेजेंट किया गया था। सेम इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार हम देंगे, महिलाएं किसी प्रकार की गुलाम नहीं रहेंगी, कहते हैं कौटिल्य। ओके, महिलाएं भी शासन कर सकती हैं, उसके बारे में ये लोग बात करते हैं, कौटिल्य। ओके, यहां तक क्लियर? ज्ञानी मतलब ब्राह्मण, महिला हीन। या सोनिया महिलाओं को हीन माना था मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में जब हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन कौटिल्य ने महिलाओं को एक राजा के समकक्ष या उत्तरदायित्व माना है, उत्तराधिकारी माना है। ओके, उसका सपोर्ट करते हैं। यस यस करिश्मा, वेरी गुड। चलिए, और किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट? तो ये 1 घंटे में तो मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग पढ़ पाएंगे। इसके लिए हम लोग कल एक दूसरी और क्लास लगाएंगे, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनका मंडला सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको जब तक हम लोग एकदम प्रॉपर वे में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कई नए स्टूडेंट भी आए हैं तो उनको भी पढ़ना होगा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ओके, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अब जो भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना।
और नोट्स क्या रहा है, तो नोट्स मैं अभी तुरंत इसके बाद डाउनलोड करता हूँ। ओके ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच। चलिए ओके, वेरी गुड। और किसी का कोई डाउट? चलो कल, ओके विश्वजीत, कल की क्लास की पूरी एक सप्ताह की क्लास की मैं अभी आपको पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू करिश्मा। ओके विश्वजीत, लेट हो गए हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, इसलिए मैं 5 मिनट तक वेट करता हूँ कि सभी लोग ज्वाइन कर लें, है ना। लेकिन आप लोग टाइम से भी लेट हो जाते हैं तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी जो भी रिकॉर्डेड क्लास है वो आप देखिएगा, है ना। ओके, कोई बात नहीं विश्वजीत। ओके, मोस्ट वेलकम। पूजा, अंजलि, गुलनाज, साबा हुसैन, जोया, आप लोगों का कोई डाउट? गुड्डू, पंकज, तो अब क्या करना है, हम लोग दो थिंकर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडियन दो विचारक हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोनों के बारे में आपको कंपेयर करके पढ़ना है और रिवीजन आपको 2 यूनिट का वो करना है, ये भी करना है। तो एक जल्दी जल्दी आप लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे सारी चीजें, बस रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो फिर रटने से कोई मतलब नहीं है। जो हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, बस इसे आप याद कर लीजिएगा। वो चीजें याद हो जाएंगी, फिर उसके बाद वो चीजें याद करिएगा जो आएंगी या ना आएंगी उनके बारे में, है ना। चलिए ओके, थैंक यू।